हेलो दोस्तों, कहानियों के इस चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरे पड़ोस के भी पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी के घर के सामने वाले घर में रहती थी नटखट गोल मटोल चुलबुली और बहुत ही बातूनी रचना। अपने नाम के जैसे ही जिस किसी से भी मिलती उसके दिल पर अपनी छाप छोड़ जाती। कल्पनाओं की दुनिया में उड़ने वाली रचना पैरों में जैसे उसके चक्री बंधी हुई थी, कभी भी एक जगह टिककर नहीं बैठ पाती थी। दिन भर गली के बच्चों के साथ मिलकर धमा चौकड़ी मचाना और दादी की आवाज़ लगाते ही छुप जाना रचना का प्रिय खेल था। माँ बाप एक दुर्घटना के शिकार हो गए थे, सो दादा दादी की देख रेख में पलने लगी नटखट रचना। गली के जितने पिल्ले और बिल्लियों के बच्चे हुए, उनकी देख रेख और नामकरण का जिम्मा रचना और उसके साथियों का होता था। छोटे छोटे पिल्लों को साइकिल की बास्केट पर बिठाकर पूरी कॉलोनी का चक्कर लगाना वे अपनी शान समझते थे। मजाल है जो दूसरी गली के बच्चे किसी भी एक पिल्ले या बिल्ली के बच्चे को अपनी गली में ले जा सकें। जब दोपहर को स्कूल से आती तो गली मोड़ पर उसका स्वागत करने खड़े रहते। घर तक उसे छोड़कर जाते और वह भी उन्हें डांटती रहती, जाओ अपनी मम्मी के पास, अभी धूप हो रही है, शाम को खेलेंगे। गली के सभी बच्चे बारी बारी से अपने घर से दूध और कुछ रोटियां लाते थे। रचना की दादी बेचारी परेशान रहती थीं कि बावरी रचना जाने कब समझदार होगी। बांस के गत्ते के डब्बे तो कहीं ईंट से, कहीं बांस के छोटे छोटे डंडों को मिट्टी में गहरा गाड़कर पुरानी चादर और धोती से उन्होंने जानवरों के घर बनाए, जो कि अगले दिन अस्त व्यस्त दिखते थे। मैंने कई बार देखा उन बच्चों को, कुछ तो बड़े आर्किटेक्ट की तरह मंत्रणा में लगे रहते थे। यहाँ से धूप आएगी, हवा भी तो चाहिए, इस डिब्बे को यहाँ से काट देते हैं, दरवाजे की ऊंचाई कम है। कई बार मुझे हंसी आती जब रचना और कुछ बच्चे मिलकर किसी कुत्ते के पिल्ले को डांट लगाते थे, क्यों तुमने अपने भाई को धक्का दिया, वह भी तो अभी छोटा है, उसके सिर पर चढ़कर क्यों काट रहा था। बेचारा पिल्ला चुपचाप उनका मुंह ताकता, फिर इधर उधर देखता, लगता शायद सच में ही गलती महसूस कर रहा है। हमें कई बार लगता है कि बस यह तो बच्चों का खेल है, पर ना जाने इन खेलों से वे ज़िंदगी में आने वाली बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करना सीख जाते हैं। प्रेम करुणा जैसी भावनाएं जागृत होने लगती हैं, फिर सहयोग के लिए लालायित होने लगते हैं। घर घर खेलते समय रचना हमेशा मेहंदी के पत्तों को पीसती रहती। मेहंदी के पत्तों को घिसना, हथेली के बीचों बीच गोल चांद बनाकर हमेशा मेहंदी में रचने वाली रचना अपने नाम के अनुसार ही कल्पनाओं की आकृतियों को मेहंदी के कोण से हाथों में उभार देती थी। 12 साल की रचना को मेहंदी लगाने का बहुत शौक था, इसी के द्वारा वह कुछ जेब खर्ची कमा लेती थी। गली मोहल्ले की औरतें मेहंदी लगवाने के लिए उसे ही बुलाया करती थीं। लोगों के भावों को पढ़ना और उन्हें एक नज़र में जान लेना उसकी पारखी नज़र का कमाल था। आंखें नहीं, स्कैनर थीं। गली मोहल्ले की खबरें भी उसे पता रहती थीं। मैं उसे प्यार से BBC रचना बुलाती थी। किसी भी घटना का आंखों देखा हाल वह बहुत ही विस्तार से और रोचक तरीके से अभिव्यक्त करती थी। उसके चेहरे के हाव भाव, आंखें और हाथों के इशारे घटना को बहुत ही सुंदर तरीके से संप्रेषित करते थे। एक शाम रचना मेरे पास आई और बोली, दीदी, आपके घर के सामने जो दीदी रहती हैं, जिनकी एक छोटी बेटी है, क्या वह हमेशा अपने मायके में ही रहती हैं? मैंने कहा हाँ, पर तू क्यों पूछ रही है? रचना बोली, वह बहुत उदास थीं कल। मैंने पूछा, तुझे कैसे पता? दीदी, मैं कल गई थी उनके घर, मेहंदी लगाने बुलाया था भाभी ने। उनके किसी दूर के रिश्तेदार की शादी होने वाली है और उन्हें गांव जाना है। उनकी मम्मी और भाभी ने मेहंदी लगवाई थी और वह दीदी को दिखा रही थी, बड़ी खुश होकर, पर दीदी बस थोड़ा मुस्कुराई। मैंने देखा था उनके चेहरे पर अंदर तक बहुत शोक और दुख था, उदासी थी। क्या हुआ उन्हें? मैंने बात टाल दी और रचना को मेहंदी के डिज़ाइन वाली एक पुस्तक पकड़ा दी, जो उसने मुझे कुछ दिन पहले ही मंगवाई थी। रचना खुश होकर मेहंदी के डिज़ाइनों में गुम हो गई। मैं सोचने लगी कि कैसी माँ है पूजा की, जो दर्द, जो खालीपन एक छोटी सी बच्ची ने देख लिया, माँ होकर पूजा की माँ को दिखाई नहीं दिया। धिक्कार है ऐसी माँ पर जो अपनी शानो शौकत पूरे करने की ख्वाहिश में बहू के साथ मगन है। इतनी बुढ़िया होने पर भी जवान बेटी का दर्द उसे दिखाई नहीं देता। 16 श्रृंगार करना हर सुहागन का हक है, परंतु एक उम्र और एक सीमा तक बिल्कुल 20-22 साल की लड़कियों का मुकाबला करना, और वह तब भी जब घर में 22 साल की जवान बेटी वैधव्य भोग रही हो। किसी माँ का हृदय नहीं कांप जाता होगा जब वह जवान विधवा बेटी के सामने श्रृंगार प्रदर्शित कर रही हो, छिछोरापन बोले या अज्ञानता। पूजा को मैं 3 साल से ही जानती थी, जब वह लोग हमारे घर के सामने रहने आए थे, और उसी साल उसकी शादी हो गई, बहुत धूम धड़ाके से, पूरे ताम झाम के साथ। माता पिता ने विवाह में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बस इस बात के कि उन्होंने बेटी की इच्छा तक नहीं पूछी कि वह विवाह करना चाहती भी है या नहीं। घर अच्छा है, ससुर सरकारी नौकरी करता है और परिवार भी ज़्यादा बड़ा नहीं है।
पूजा की माँ गली मोहल्ले में बताते बताते नहीं थक रही थी। कुल मिला के उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के हाथ पीले करने थे और कन्यादान का कुछ पुण्य कमा लेना था। 1 साल के अंदर ही वह माँ और विधवा दोनों बन गई। बेटी पैदा हुई थी, शायद इसलिए ससुराल वालों को भी मोह नहीं जागा और भेज दी गई अपने मायके। तब से पूजा गुमसुम अपनी बेटी में ही रमी रहती है। पति शराबी था, शायद इसलिए कई बार बेटी को डांटते हुए कहती, खुद तो मर गया और मेरे गले बांध गया। साल भर का बच्चा क्या समझे। पूजा के घर में उसकी औकात एक निर्जीव वस्तु से ज़्यादा नहीं थी। कोई ब्याहता लड़की बच्चे समेत अपने मायके आ जाए तो माता पिता चाहे बोझा अनुभव करें न करें, परंतु अन्य कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त बोझ अनुभव करते हैं। भाभी को पूजा का यूँ हमेशा मायके पर रहना अखरता था। उसे लगता पति की सारी कमाई यूँ ही अन्य लोगों पर व्यय हो रही है। किसी न किसी बात पर वह तुनकती रहती। भाभी कभी किसी बात पर डांटने पर माँ भी भाभी का ही साथ देती थी। कभी कभी मुझे शक हुआ कि यह पूजा की सगी माँ भी है या नहीं। एक पिता ही थे जो उसके दर्द को समझते थे और आने वाली कठिनाइयों का अनुमान पहले ही लगा चुके थे। एक दिन शाम को वे हमारे घर आए। संदीप से बोले, बेटा कहीं हो सके तो मेरी बेटी की नौकरी लगवा दो। अपने पैरों पर खड़ी होगी तो मैं भी चैन से मर सकूँगा। बड़े ही दयनीय भाव से उन्होंने प्रार्थना की। संदीप ने अंकल को आश्वासन दिया। संदीप ने अपने किसी दोस्त से बात की। 4 घंटे की जॉब है, सिर्फ नाम लिखना है कार्ड पर। पूजा की नौकरी लग गई। अब वह खुले आसमान में उड़ने को तैयार थी। काफ़ी महीने बीत गए, पूजा में अब परिवर्तन आने लगा। बेटी को पढ़ाने की चिंता उसे सताने लगी। इसी बीच उसके घर एक नई बहू और आ गई और परिवार बड़ा होता चला गया। पूजा की औकात घर में अब थोड़ा बढ़ गई। घर में 2 पैसे लाने से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। पूजा अब कभी माँ को झड़क देती तो कभी भाभी को भी जवाब देकर मुंह बंद करवा देती थी। भाभी को पूजा का यह रूप पसंद नहीं आया। घर में हाथ बटाने वाली पूजा अब अच्छा ओढ़ना और पहनना शुरू करने लगी। भाभी ने अपनी सास और पति के कान भरना शुरू कर दिए। भाई तो बहन को कुछ न बोल सका, पर सास न जाने बहू की बातों में आकर अपनी ही बेटी पूजा पर कई रोक टोक लगाने लगी। एक दिन बहुत उदास और परेशान होकर वह मेरे पास आई और बोली, दीदी मेरी सहायता करो, इस घर में शायद अब मैं न रह सकूं। दोनों भाभियां अलग होने का सोच रही हैं और आए दिन घर में किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती है। मेरी निम्मी भी यह सब देखती है और डर जाती है। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे बड़ी हैरानी हुई। पढ़ी लिखी होकर भी पूजा निसहाय जैसा बर्ताव कर रही थी। मैंने उसके ससुराल का पता पूछा तो पता चला कि घर संपन्न है और उसके पति की पैतृक संपत्ति भी है। उन्होंने ना कभी पूजा और ना ही अपनी पोती को कुछ दिया है। पूजा को अपने अधिकारों का पता ही नहीं था। अगले दिन मैंने उसे किसी वकील से मिलने को कहा। वकील ने ना सिर्फ पूजा को उसका स्त्री धन दिलाया, बल्कि पति के हिस्से की ज़मीन जायदाद भी उसे मिली। समय लगा, परंतु आज पूजा के पास घर, ज़मीन, पैसा, किसी चीज़ की कमी नहीं है। निम्मी भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी है। जब तक पिता जिंदा थे, माँ, पिताजी बड़े भाई के पास रहे, परंतु अब माँ को कोई नहीं पूछता, इसलिए पूजा उन्हें अपने साथ ले आई। मैंने एक बार पूजा से पूछा था कि माँ को अपने घर क्यों लेकर आ गई। तब उसने कहा कि निम्मी को संस्कार दे रही हूँ, कल मैं भी तो बूढ़ी हो जाऊँगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिलती है और ज़िंदगी जीने की सोच भी। और यदि आपको हमारी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपका मनोरंजन करते रहें।